बातें करी, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप समझने की कोशिश करिए। इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे एफडीआई पर, ठीक है। एफडीआई पर हम दो वीडियो बनाएंगे, एक तो इसमें जिसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें करेंगे, इसके ऊपर कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे क्या होता है, कैसे क्या काम करता है ये सब। सेकेंड वाले वीडियो में हम लोग इसके पीवाईक्यू को करेंगे, जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती यूपीएसआई में, देखिए यूपीएससी नहीं करा रहे भाई, यूपीएसआई दरोगा भर्ती में जो पूछा बस उतना करेंगे हम लोग, ठीक है। पीवाईक्यू करेंगे और उसके बेसिस पर कुछ नया क्वेश्चन बनेगा उसको देखेंगे। तो दो वीडियो हम लोग इस पर करेंगे, इसका पहला वीडियो होगा एफडीआई का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, बाकी देखिए सुनिए ध्यान से। देखिए मित्रों, एफडीआई में एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में अगर बोलेंगे तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब सुनिएगा आप लोग, अगर किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए कहीं अगर आप रुपया लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, उत्पाद करेंगे कुछ, अब इसलिए करेंगे उत्पाद करेंगे। उत्पाद करने के लिए आपको क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई, लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पेन की कंपनी खोल रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट करेंगे तो कोई प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको क्या लगने हैं, आदमी लगेंगे, मशीन लगेंगी, ये सब चीज़ें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और अगर रोजगार बढ़ेगा तो भाई रोजगार बढ़ेगी तो इंसानों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद वो क्या होगा, इकोनॉमी वहाँ की विकसित होगी, यानी वहाँ पर जो वहाँ की इकोनॉमी होगी वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी किसी देश की। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप स्कूल में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भाई टीचर्स रखेंगे तो टीचर क्या करेगा भाई, रोजगार पाएगा, रोजगार पाने की वजह से उसकी भी क्या होनी है, इकोनॉमी बढ़नी है, मतलब उस क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ेगा। कहीं अगर स्कूल खुल जाता तो दुकान वाले पैसा कमा लेते हैं चाय बेच करके, है कि नहीं, रियलिटी समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज़ होता है मित्रों इन्वेस्टमेंट। अभी ये सब शब्द को आप भूल जाओ, फिलहाल में इतना याद रखो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है और उससे बेनिफिट क्या होता है। तो अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगी, और रोजगार बढ़ेगा तो वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, ठीक। इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, इसको आप सोचिएगा। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो प्राइवेट वाले कर सकते हैं। प्राइवेट वाले कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब प्राइवेट के लोग मान लीजिए कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, किसी काम में इन्वेस्टमेंट करेगी। मान लीजिए सरकारी स्कूल खुलवा दी है तो वहाँ जाके मास्टर साहब लोग पढ़ाएंगे सरकारी, वहाँ भी रोजगार मिलेगा, ये सब कुछ। मित्रों इन दोनों के अतिरिक्त, ये दोनों तो अपने देश के अंदर हो गए, इन दोनों के अतिरिक्त एक और तरह का इन्वेस्ट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नहीं हो और वो विदेश में रह रहा हो, कहाँ पर, विदेश में रह रहा हो, लेकिन उसको इंटरेस्ट आ जाए, मतलब उसको मज़ा आ जाए, उसको ऐसा लगे कि कुछ फ़ायदा होने वाला है अगर भारत के हम प्राइमरी स्कूल में अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो ये होता है मित्रों एक अन्य इन्वेस्टर जो भारत से बाहर होता है, जिसे हम लोग फॉरेन क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं। और जब ये इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना, बस कुछ करना नहीं है। जब वो भाई साहब मतलब भारत के नहीं होंगे, बाहर से जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, तब हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो एफडीआई कर रहे हैं, यानी वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो निवेश हो रहा है भारत में, उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। बात समझ गए ना, एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई कुछ ज़्यादा फंडामेंटल नहीं है, बस वो होना चाहिए कि वो भारत का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, विदेश का होना चाहिए। और भारत में भारत की कंपनी, अब ऐसे हर देश का होता है, ठीक है, तो भारत की कंपनी या भारत के किसी भी कहीं भी अपना इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, भारत में वो इन्वेस्ट करेगा, भारत का नहीं होना चाहिए, व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, विदेश का होना चाहिए। बातें समझ में आ गई नहीं, यहाँ पर एफडीआई क्या होता है, तो बस ये एफडीआई वही चीज़ होता है। अब सुनिएगा जरा सा, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। भारत वाले क्यों चाहेंगे एफडीआई लाना, इसलिए चाहेंगे भाई, एफडीआई वाले क्यों आए भारत में, क्यों चाहेंगे, ऐसा सरकार ऐसा क्यों चाहेगा। तो आप कहोगे सर इसमें तो एक फायदा है ना, ये आएगा, इन्वेस्ट करेगा, उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा। और सरकार ये थोड़ी नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ रोजगार के वैसे ही देख रहे महामारी पड़ रही है, तो सरकार तो चाहेगी ना कि भैया ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टर आए, ज़्यादा ज़्यादा एफडीआई भारत में आए, ताकि एफडीआई आने से रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी। अब बाहर से आएगा आदमी तो पैसा लेकर के आएगा, डॉलर लेकर के आएगा। डॉलर लाने की वजह से जो हमारे यहाँ आरबीआई है, इनका क्या होगा, एक्सचेंज रेट इनका बढ़ेगा बढ़िया से अच्छे से। बहुत फायदा है यार इन्वेस्टमेंट करने से। अगर ये इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं तो कितना फायदा होगा, सोच सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये परिभाषा तो इसका आप समझ गए होंगे। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई मान लीजिए ये हैं जिनका भाई साहब का कुछ भी नाम मान लीजिए, ठीक है,
इनका कुछ भी नाम आप मान लीजिए, तो ए नाम अभी हम लोग मान के चलते, चलिए फॉरेनर है ना तो इनको हम लोग एफ मान के चलते। तो एफ भाई साहब हैं, ये उधर मान लीजिए विदेश में बैठे हुए कहीं पर मान लीजिए, ठीक है, सऊदी अरब मान के चलिए, ओके। ये क्या सोचते हैं दरअसल, ये सोचते हैं कि मैं भारत में जाऊंगा, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, बाबा रामदेव को भी ऐड कर रहा हूँ। देखो ये ऐसा सोच रहे हैं मित्रों, ध्यान से देखिए, सब कुछ यहीं पर है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि में, जो यहाँ पर ये टूथब्रश बना रहे पतंजलि का, मैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ और उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इन्वेस्ट करूँगा, पहली बात सोच सकते हैं कि जा करके मैं 60% इन्वेस्ट कर दूंगा पतंजलि कंपनी में, 40% बाबा रामदेव का रहेगा। या ऐसा सोच सकते हैं कि मैं 20% करूंगा कंपनी में इन्वेस्ट और 80% रामदेव बाबा का इन्वेस्ट रहेगा, तो मालिक वही रहेंगे, मैं 20% अपना फायदा लेकर के बगल हो जाऊंगा। पहली बात तो ये सोचेगा बंदा, पहली बात। दूसरी बात ये सोचेगा बंदा कि नहीं यार मैं कंपनी का ऑनर बनूंगा, इसका मतलब क्या कि मैं 80% इन्वेस्ट करने वाला हूं और 20% बाबा रामदेव का इन्वेस्ट कराऊंगा। बोलूंगा अब यार सब कुछ मेरे हाथ में, कंपनी का भाई ज़्यादा खर्चा करूंगा तो मैं ही ऑनर रहूंगा ना, ऐसा कुछ, और 20% इनको दे करके बगल कर दूंगा, ये सोच सकता है। तीसरी बात मित्रों ये सोच सकता है कि मैं कुछ नहीं, यहाँ मुझको कुछ पता होता है नहीं, मैं सीधे जाऊँगा यहाँ पर ज़मीन खरीदूंगा, ज़मीन खोलने के बाद मैं खुद पतंजलि 2.0 नाम का एक नया शॉप, नई टूथब्रश बनाऊँगा, अपना उसको सेल करूँगा। बस समझ रहे, एक इन्वेस्टर इतना सब चीज़ सोच सकता है। मतलब कंपनी में अगर वो चाहे तो शेयर कर सकता है, अपना कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्ट। अगर कोई बनी बनाई कंपनी है तो उसमें माथा पच्ची क्या करेगा भाई, इन्वेस्ट करेगा, सीधे पैसा कमा के बगल हो जाएगा। या तो वो कंपनी में अपना शेयर करेगा 60-80 40-80, मतलब जैसा करे उसकी मर्जी। या तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ज़मीन आकर के खरीदेगा और इस ज़मीन पर अपना जो है बनाएगा फैक्ट्री वगैरह, कंपनी बनाकर काम करेगा। ओवरऑल ये सारी मीटिंग, ठीक है। अब सुनिएगा, अभी फिलहाल में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फॉर्जन ये सब कुछ सोच करके आ रहा है भारत के अंदर, अभी ऐसा प्लानिंग बना करके आ गया है, ठीक है। और इसके लिए इसने क्या करी है, रामदेव बाबा से कनेक्टिंग भी कर रखी है, पतंजलि से कनेक्टिंग करना चाह रहा है, अपना मैसेज भेज दिया पतंजलि के पास कि भाई मैं आ रहा हूँ आपके साथ, इन्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, ऐसा। बट बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पहुँचने से पहले मित्रों, मैसेज यहाँ पहुँचता है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। मैसेज तो सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा, आप इनसे तो बाद में मिलेंगे। सबसे पहले आप इनका मैसेज जो है डायरेक्टली कनेक्टिंग यहाँ होने की वजह से कनेक्टिंग सीधे यहाँ चला जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुँचते हैं मित्रों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुंह से सबसे पहली बात निकलती कि भाई हु आर यू, तुम हो कौन, मैसेज भेज रहे हो, तुम कौन हो। तो उधर से जवाब क्या आता है मित्रों कि आई एम इन्वेस्टर। कौन हूँ मैं, इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर हूँ मैं, विदेशी निवेशक हूँ मैं। अच्छा, विदेशी निवेशक हो, पैसा लेकर आए हो, डॉलर लेकर आए हो, हाँ डॉलर लेकर आए हो भाई, ठीक है। अब ये पूछेंगे मित्रों, देखिएगा वो कहेगा हाँ ठीक है मैं इन्वेस्टर हूँ भैया, इन्वेस्ट करने आया हूँ आपके यहाँ, आपके देश में किसी कंपनी में, पतंजलि नामक कंपनी, वहाँ जाना चाहता हूँ, रास्ता दिखाइए। तो ये पूछेंगे भाई डॉलर है ना, हाँ चलो है, बहुत है, आ जाओ। फिर ये पूछेंगे अच्छा ठीक है ये बताओ कि तुम किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दूसरी बात, गवर्नमेंट पहली बात तो डिसाइड करेगी तुम हो कौन भैया, और दूसरी बात ये डिसाइड कर रही है कि किस क्षेत्र में तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हो गया, भारत में मान लीजिए कि ये पूछना चाह रही है कि इलेक्ट्रिक वाले क्षेत्र में तुम कोई बल्ब वगैरह बनाना चाह रहे हो, या फिर स्टील कंपनी की कोई स्टील की पाइप वगैरह बनाना चाह रहे हो, या आप जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल में आना चाह रहे हो, कार वगैरह बनाना चाह रहे हो क्या, ठीक है। फिर इस तरह से ये सारी चीज़ें पूछेगा भैया कि तुम किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, वो हमको बताओ पहले। और ये क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मान लीजिए ये बता देते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक वाले में जाना चाहता हूँ, कहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी वाले में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मित्रों अब देखिए यहीं पर एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाती है कि अपना जो है ये अब जब गवर्नमेंट अब क्या करेगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित मंत्रालय उसको मैसेज भेजेगी कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास, कितना आप इन्वेस्ट करवा सकते हैं, इन्वेस्ट करवाने लायक है आपके क्षेत्र में कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ भारत में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कंपनियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं जो अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बना रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बना रही हैं, पैसा कमा रही है किसी तरह से। मान लीजिए कि एलईडी बल्ब बना रही है कोई ए, और इसमें भारत की ही सारी कंपनियां लगी हुई हैं मित्रों। अभी कोई नई कंपनी आ जाती है, जापानीज कंपनी मान लीजिए आ जाती है जिसका नाम जे होता है, जापानीज कंपनी, तो इसके पास नई नई टेक्नोलॉजी होगी, और नई टेक्नोलॉजी होने के साथ ये नई नई चीज़ों को सस्ते आसानी में बनाएगा, और वो जब बना करके बेचेगा तो जाहिर सी बात है सस्ता बेचेगा। सस्ता बेचने की वजह से इंडियन कंपनी ए का काफ़ी नुकसान होगा और वो कंपनी जो है धराशायी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक सेक्टर में इसको डालते हैं तो भाई गवर्नमेंट को ये भी तो देखना है कि यार कम से कम इंडिया की जो कंपनियां ऑलरेडी हैं
चलन में है वो कंपनियां भ्रष्ट ना हो जाए, इन सब के आने की वजह से उन कंपनियों में समस्या ना आ जाए। भ्रष्ट का तात्पर्य यहाँ पर ये मित्रों की बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि भाई अगर कोई कंपनी आती है तो समस्या ना हो जाए, तो गवर्नमेंट विल डिसाइड क्या करेगा कि भाई इसको किस सेक्टर में जाना है, उस सेक्टर में इसको भेजने लायक है या भेजने लायक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उस सेक्टर में भेजने की वजह से जो इंडियन जो कंपनी है उन कंपनियों के ऊपर भारी धक्का लगे और उनके लिए ये समस्या हो जाए। तो ये गवर्नमेंट पहली बात तो ये डिसाइड करती है, ठीक है। अगर जाने लायक है उसमें, तो अब दो ऑप्शन और उसके पास बनता है। अब ये पूछेगा कि भाई तुम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो इस क्षेत्र में। क्या पूछेगी गवर्नमेंट कि तुम कितना % इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्या तुम इलेक्ट्रिक सेक्टर में 45% इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है मित्रों अगर 45% इन्वेस्ट करेगा तो उसकी दादागिरी थोड़ा सा कम होगा। दूसरे नंबर पे पूछेंगे क्या आप यहाँ पर 80% इन्वेस्ट करना चाहते हो। 80% इन्वेस्ट करने का मतलब कि इनका तो अब दादागिरी चलेगा उसमें, है ना। तीसरा पूछेगा कि आप 100% इन्वेस्ट करना चाहते हो। 100% इन्वेस्ट करने का मतलब किसी कंपनी में अगर 100% इन्वेस्ट हो गया तो इसका मतलब उस कंपनी को तुम खरीद लिए हो, उस कंपनी के तुम ऑनर बन चुके हो। बात समझ आ रहा है ना। मतलब ये पॉइंट है, ये गवर्नमेंट पूछता है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, 100% इन्वेस्ट करना, 80% इन्वेस्ट करना या 45% इन्वेस्ट करना, ठीक। तो चाबे कर रहा है नहीं कंपनी आके खोलेंगे, किसी का कंपनी खरीद लेंगे, उसी में अपना चलाएंगे, तो कह देगा सीधा 100%, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर समस्या ये बन जाएगी कि यार किसी सेक्टर को कितना % में बनाऊं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को अगर 100% बना दिया तब तो ये जापानीज कंपनी पूरा राज करेगी, इलेक्ट्रॉनिक से बनने वाली सारी चीज़ें ये बनाएगी, इंडिया कंपनी जो है वो काफ़ी दिक्कत में पड़ जाएगी। तो मित्रों इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करी कि अपनी FDI पॉलिसी बनाई। क्या बनाई? FDI पॉलिसी। और उस FDI पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या सेट कर दी कि भाई मैं इस सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्ट होगा उस इन्वेस्ट का % में सेट कर दे रहा हूं कि भैया आप इतने % तक इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। बात समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई और उसने कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये वाला सेक्टर है और इस सेक्टर में तुम इतने % तक ही मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी सेक्टर में वो 100% इन्वेस्ट दिया मतलब, तो 100% इन्वेस्ट देने का मतलब ये हो गया मित्रों कि उस क्षेत्र की वो कंपनी को खरीद सकता है, उस क्षेत्र में वो नई कंपनी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर कम दे रहा तो मतलब समझ रहे ना आप लोग कि भाई गवर्नमेंट अगर कहीं किसी सेक्टर में कम किसी का वो दे रहा है, इन्वेस्ट करने का मौका कम दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें भारत की कंपनी जो है आगे बढ़े, ठीक है, भारत की कंपनी की उसमें नुकसान ना हो। तो अब तो आप समझ गए कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि FDI के लिए सेटअप लगा दी कि भाई FDI का अपना खुद का एक रूल होगा और उसमें मैं सेट करूंगा कि किस क्षेत्र में FDI आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, FDI कितना % होगा, उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते और ना ही मतलब कम कर सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब सुनिए, तो इन्होंने कहा ठीक है चलो भाई अब रूल है तो रूल बना हुआ है और FDI की नई पॉलिसी 2020 में जारी की गई है। अभी हालिया संदर्भ में अभी रिपोर्ट में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा हल्का फुल्का और क्वेश्चन कराते वक्त इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कहते हैं, अब फॉरेन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ठीक है लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि हम आप तक कैसे कनेक्ट करें, हमें हमेशा आप तक कनेक्ट करना पड़ेगा क्या या फिर हमें सीधे कंपनी से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, कोई रास्ता बताएंगे। भाई दो ऑप्शन है, या तो आप सीधे गवर्नमेंट से कनेक्ट कर लो या तो आप सीधे कंपनी से कनेक्ट कर लो। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं हमेशा कुछ % इन्वेस्ट करूंगा तो भी क्या मुझे आपसे परमिट लेनी पड़ेगी या मुझे सीधे कंपनी से मिल सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इनको 2 रास्ते बताए। कितने रास्ते मित्रों? 2 रास्ते बताए। वो कौन कौन से देखिएगा। एक रूट इन्होंने बताया ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट कहने का मतलब इसमें अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहते हैं कि अगर आप 49% इन्वेस्ट करते हैं, लेस देन 49 मतलब इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक रूट का इस्तेमाल करिएगा। ऑटोमेटिक रूट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जाइए पतंजलि वाले बाबा रामदेव से बात करिए, अपना जो है 49% तक का आप इन्वेस्ट करिए, मुझे उससे कुछ नहीं प्रॉब्लम है। 49% आप किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर से आप अपना मेल मिलाप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 49% से ऊपर की बात सोचेंगे, यानी मैं 50%, 60% इन्वेस्ट या फिर 50% से या 49% से कुछ भी अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट रूट। और इस गवर्नमेंट रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों? अप्रूवल की आवश्यकता होगी। अब ये अप्रूवल किससे आप लेंगे? तो उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, जो भी प्राधिकरण अधिकरण होगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सेकंड रूट एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, इस चीज को आप याद रखिएगा।
गवर्नमेंट रूट में, अच्छा ये नहीं कहिएगा कि गवर्नमेंट रूट में हमें किसी एक संस्था के द्वारा, मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर संस्था बना दिया गया है कि जो अप्रूवल देने का ही काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। जिस भी सेक्टर में आप जो है अपना लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोल में लगाना चाहते हैं, माइन बनवाना चाहते हैं, आप माइन की कंपनी खोलना चाहते हैं, खान वान की, तो आपको यहाँ पर कोल मंत्रालय से संपर्क करना पड़ेगा और कोल मंत्रालय आपको अप्रूवल देगी अगर आप यहाँ पर 49% से ज़्यादा, ठीक है, 49% से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। चीज़ें आप समझ रहे हैं ना कि कोई एक पार्टिकुलर पहले होता था, पहले एक विभाग होता था जो यही करता था, लेकिन हालिया संदर्भ में, ठीक है, वो विभाग सब कुछ हटा दिया गया। अब सिंपल सा ये बना दिया गया कि अब जो है आपको अप्रूवल करते वक्त आपको उस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस डिपार्टमेंट पे आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मित्रों दो रास्ते हैं, एक तो आप ऑटोमेटिक रूट से आओ और एक तो आप क्या करके आओ, गवर्नमेंट रूट से आओ जिसे आप अप्रूवल करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमसे एग्जामिनर देखिएगा, अब आप यहाँ पर हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि मित्रों प्रेजेंट टाइम में किस क्षेत्र में कितना एफडीआई रेट इंटरेस्ट है, मतलब इन्वेस्ट कितना हो सकता है, तो ये हमसे पूछता है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, तो कॉपी में एक सीरीज से ऐसे लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल अब उतना सब लिखना पड़ता है तो मेरे लिए बहुत पचहरा हो जाता है, अंग्रेजी में सब कुछ है ना, तो आप एक सीरीज से लिखते चलिएगा कॉपी में, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ एक एक शो करा के, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर कल्टीवेशन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मशरूम्स अंडर कंट्रोल, अगर आप इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन सब सेक्टर्स में आप 100% देखिएगा एफडीआई कितना कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। मतलब कि अगर इनसे संबंधित कोई कंपनी अगर आप खोलना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप 100% जो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना जा करके कंपनी खोल सकते हैं, बनी बनाई कंपनी को खरीद सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना, ऑटोमेटिक रूट से आप जा सकते हैं, बात समझ रहे ना, मतलब कि आप सिंपल रूट से जाएंगे, यहाँ पर एंट्री रूट है ऑटोमेटिक, मतलब नो गवर्नमेंट अप्रूवल, 100% इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। अगर आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाई एफडीआई कितना कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में, तो आप बताएंगे 100% कर सकते हैं। रूट कितना होना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक रूट का इस्तेमाल करेंगे, स्वचालित मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। ऑटोमेटिक का मतलब होता है मित्रों स्वचालित, पहले मोबाइल में लिख के आता था ऑटोमेटिक, ठीक है, मतलब स्वचालित मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट से इस पर बात करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए और भी है, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, जैसे आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बीज उत्पादन करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल्स से रिलेटेड पौधे वगैरह उगाना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एनिमल्स हस्बेंड्री में कहने का मतलब कि आप अगर यहाँ पे कुत्ते का ब्रीडिंग वगैरह में मतलब बनाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन वगैरह, ये सब कुछ में अगर आप इन सारे सेक्टर्स में आप लगाना चाहते हैं तो आप 100% का वहाँ पर इन्वेस्ट करिए। वहाँ गवर्नमेंट से आपको कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना वहाँ पर कर वर के काम चला लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये दूसरे। फिर आगे अगर हम लोग बातें करेंगे मित्रों नेक्स्ट पर देखिएगा, देखिए सेकेंड है कि प्लांटेशन सेक्टर। तो प्लांटेशन मतलब कि पौधे लगाने वाले सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर टी का अगर आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो भी आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। एफडीआई आपका 100% है, ऑटोमेटिक रूट का आप इस्तेमाल करेंगे। कॉफ़ी के लिए आप वही 100% है, ऑटोमेटिक है। फिर रबर प्लांटेशन, फिर उसके बाद देखिएगा कार्डमन, फिर उसका पाम पे ओलिव ऑयल ट्री प्लांटेशन, इन सब के लिए आपको याद रखना होगा कि 100% यहाँ पर एफडीआई कर सकते हैं। और उसके बाद रूट कौन सा होगा, ऑटोमेटिक रूट होगा, मतलब नो अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और आते हैं आगे देखते हैं कुछ सेक्टर्स। यहाँ पर मित्रों देखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग माइनिंग सेक्टर, माइनिंग एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाले सेक्टर में क्या हो सकता है। तो देखिएगा माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑर्स जो है, ठीक है, मतलब जो अयस्क होते हैं मेटल, धातु और अधातु के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग द डायमंड, गोल्ड, सिल्वर एंड द प्रीशियस ऑर्स बट एक्सक्लूडिंग द टाइटेनियम, बोरिंग माइनरल्स एंड इट्स ऑर्स, ठीक है। देखिएगा कहने का मतलब कि अगर आप माइनिंग करवा रहे हैं, खान से संबंधित कुछ खनन करवा रहे हैं, इसमें आपका गोल्ड, डायमंड्स, ये सारे सेक्टर्स भी उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपका टाइटेनियम मिनरल्स जो होंगे वो शामिल इसमें नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बना इस एक्ट के तहत, कौन सा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत, ठीक है, इसमें जो ये सब टाइटेनियम वगैरह मिलते हैं ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें आपका एफडीआई कितना हो सकता है मित्रों, 100% एफडीआई हो सकता है। सिंपल सा मतलब हमसे इतना ये डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। हमसे माइनिंग के लिए पूछेगा कि भाई माइनिंग के सेक्टर में जो है एफडीआई कितना लग सकता है, तो भैया 100% एफडीआई कर सकते हैं। अगर आप खुदने से संबंधित कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप इन्वेस्ट करिए और इसमें आपको 100% आज़ादी है, आप पूरा 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी को चाहिए खरीद सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट का आपको इस्तेमाल करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रही है, ठीक है। ये आप इन्वेस्ट की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे अदर सेक्टर्स को देखिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे क्या है, तो मित्रों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए बस वही 100% यहाँ पर भी ऑटोमेटिक सेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। इन सबको याद रखिए, चूंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। लेकिन मित्रों अगर देखिएगा पेट्रोलियम रिफाइनिंग अगर आप यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कर रहे हैं, अगर आप PSU का इस्तेमाल कर रहे हैं रिफाइनिंग करने के लिए पेट्रोलियम का, तब आपको यहाँ पे आप केवल और केवल 49% का ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी FDI केवल कितना होना चाहिए, 49% का होना चाहिए। अगर आप रिफाइनिंग के लिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के तहत अगर आप कर रहे हैं मित्रों, यानी PSU के तहत अगर आप कर रहे हैं, तो उस समय आपको कितना इन्वेस्ट करनी है यहाँ पर FDI, तो केवल और केवल 49% ऑटोमेटिक रूट का आप इस्तेमाल करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। बाकी रिफाइनिंग में आप सिंपली इस्तेमाल करेंगे 100%, लेकिन अगर आप PSU के तहत कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत कर रहे हैं मित्रों, तो उस समय आपको कितना इन्वेस्ट करनी है, 49% इन्वेस्ट करनी है FDI के रूप में। तो ये कि आगे डिफेंस में, डिफेंस इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ठीक है। डिफेंस में क्या कहती है देखिएगा, इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस अंडर द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 एंड मैन्युफैक्चरिंग द स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन अंडर द आर्म्स, ठीक है, ये सब बनाने के लिए 1959। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 100% इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप 74% तक तो ऑटोमेटिक अप से जाएंगे, मतलब कि 74% तक, ठीक है। कहाँ तक, 74% तक तो आप सिंपल आप ऑटोमेटिक जा सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे 74% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने पर जाएं, जैसे ही आप 74.1%, जैसे ही आपके मन में आया कि मैं इसमें 75% इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मित्रों इसके लिए अब आपको अपनाना पड़ेगा गवर्नमेंट रूट। क्या अपनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट। तो देखिए डिफेंस में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई फौजन है डिफेंस में कितना इस्तेमाल कर रहा है, 78% FDI इस्तेमाल कर रहा है, 78% अपना जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो किस रूट का इस्तेमाल करेगा, ऑटोमेटिक रूट का इस्तेमाल करेगा या गवर्नमेंट रूट का इस्तेमाल करेगा। तो मित्रों आपका क्या जवाब होगा कि 74%, आफ्टर 74%, अप टू 74% उसे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो भी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी आफ्टर 74% के बाद उसे गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल कराना पड़ेगा। जिस भी सेक्टर से, जिस भी सेक्टर का मिनिस्ट्रियल होगा, जिस भी सेक्टर का डिपार्टमेंट होगा, प्राधिकरण होगा, वहां से उसे अब क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल करानी पड़ेगी। बातें समझ में आ गई ना। तो डिफेंस में 100% कर सकते हैं, लेकिन 74% तक सिंपल ऑटोमेटिक रूल, देन आफ्टर 47% के बाद क्या करना होगा, इन्हें गवर्नमेंट से अपना वो अप्रूवल कराने की आवश्यकता होगी, ठीक है। आइए कुछ और सेक्टर देखिए। यहाँ पर मित्रों ये ब्रॉडकास्ट एंड कैरियर सर्विस में क्या चीज़ है, देखिए जैसे टेल स्पोर्ट की अगर हम लोग बातें करेंगे तो यहाँ पर सारे सेक्टर्स में लगभग 100% और ऑटोमेटिक है, ठीक है। DTH वगैरह लग गया, केबल नेटवर्क हो गया, इन सब में अगर आप इंटरेस्टेड है, अपना कंपनी वगैरह लगाना चाहते हैं, मोबाइल TV हो गया, ठीक है, तो ये सब के लिए आप 100% का इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल नेटवर्क वगैरह ये सब कुछ में आप 100% का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर आप जो है ऑटोमेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ बोलिए डॉक्टर, क्या मेरा दिमाग MPL पर टीम बना पाएगा? मुश्किल है, इसके अंदर भूसा है। इनके दिमाग में तो भूसा भरा है, पर आपके तो नहीं। तो लगाओ अपनी अगल और बनाओ अपनी फैंटेसी टीम ऑन MPL। डाउनलोड करो MPL.live से। MPL इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। आगे देखिए कुछ और देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर मित्रों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस, अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आपका क्या होगा। देखिएगा अगर आप यहाँ पर टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग FM यानी FM रेडियो वगैरह में अगर आप कुछ लगा रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें आपको जुड़ना है, तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 49% का ही आप केवल यहाँ पर इन्वेस्ट FDI लगा सकते हैं। और इसके लिए भी आपको किस रूट की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट रूट की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर आकर के FM रेडियो संबंधी कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अपलिंकिंग ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स TV चैनल से रिलेटेड कुछ जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको कितना इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, FDI में आपको केवल और केवल 49% का मौका मिल रहा है। और वो भी अप्रूवल की जरूरत किसकी पड़ेगी, गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर अपलोडिंग, स्ट्रीमिंग और न्यूज या करंट अफेयर थ्रू द डिजिटल मीडिया के तहत भारत की कुछ सूचना को आप अगर इस वाले सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो FDI आप कितना करेंगे, 26%। अप्रूवल कैसा चाहिए, गवर्नमेंट से आप अप्रूवल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपलिंकिंग ऑफ नॉन न्यूज, ठीक है, करंट अफेयर TV चैनल्स, डाउनलोडिंग लिंक TV चैनल्स में यहाँ पर 100% है, ये भी आप ऑटोमेटिक रूट से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको याद रखना होगा।
प्रिंट मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रिंट मीडिया में आप जो है 26% का इन्वेस्ट करेंगे और वो भी कैसे, गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 26% गवर्नमेंट अप्रूवल से आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक। देखिए, पब्लिशिंग न्यूज़पेपर एंड द पीरियोडिकल डीलिंग्स विद द न्यूज एंड द करंट अफेयर्स के साथ ये करेंगे। पब्लिकेशन ऑफ इंडियन एडिशंस, फॉरेन मैगजीन्स डीलिंग विद द न्यूज, अगर इंडिया का कोई एडिशन है उसको फॉरेन मैगजीन वगैरह में आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन्वेस्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं, कर सकते हैं। FDI 26% का गवर्नमेंट आपको अप्रूव देगी, इतना आप उस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अदर विविध प्रकार के सेक्टर्स दिए हुए हैं मित्रों, लेकिन अब इतने सारे सेक्टर्स हम लोग करेंगे ना तो अपना पूरा सरदर्दी बन जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अभी जो इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा मैं इसको PDF डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग खुद से देख लीजिएगा, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं डाल दे रहा हूँ, बस यही आप सेक्टर्स वगैरह देख लीजिए, किस सेक्टर में कितना ये लोग एंट्री कराएंगे, कितना लगेगा। बाकी कल वाले वीडियो में ना जो इंपॉर्टेंट यहाँ से डेटा होगा, या मैं उसके डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो का वो बनाता हूँ तो उसके अंडर में नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रहती हैं उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं वहाँ पर जमा कर दूँगा, ठीक है। कल वाले वीडियो में हम लोग ऐसा करेंगे, PYQ कर लेंगे और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कर लेंगे। आशा करते हैं चीज़ आपको FDI समझ में आ गया होगा, आसान चीज़ें, कुछ कठिन नहीं रहा होगा। अभी के लिए इतना है मित्रों, जय हिंद, धन्यवाद।